बच्चों, उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर के लास्ट 10 सालों के लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यूज। आप जैसा जानते हैं कि सीबीएसई बहुत सारे सेट्स बनाता है। एक ही साल के लिए 15 से 16 सेट बना देता है। तो अगर 10 सालों की बात करें तो 150 से 160 सेट्स अलग अलग होते हैं। तो सारे क्वेश्चन ना कोई टीचर करा सकता है, इतने सारे, ना कोई बुक पब्लिश की जाती है कि सारे पकड़ के लाया जाए, पहले आती भी थी। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या किया है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो पिछले 7-10 सालों में पूछे गए हैं वो सारे इसके अंदर क्लब कर दिए हैं, जिससे वो करने के बाद आपको ये प्योर अंदाजा लग जाएगा, करना सीख जाएंगे कि हाँ भाई ये सवाल ऐसे ऐसे आते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जबरदस्त क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये अरविंद सर की मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां पे फिजिक्स टॉप क्वालिटी की डिटेल्ड में सुपर इसी भाषा में आपको पढ़ाता हूं मैं। आइए शुरू कर लेते हैं। तो यहां है डुअल नेचर, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज करने वाले हैं हम लोग, और 2024 के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बन रहा है। कई बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी मुझे मिल जाए तो आसानी रहेगी। बिल्कुल मिल जाएगा। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां पर एक कोर्स दिखेगा, क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ। इसका मैंने प्राइस लाखों में कर दिया है, जैसे गलती से भी कोई बच्चा इसको परचेज ना कर ले। इसके अंदर जो पीडीएफ है वो ओपन है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। सिंपल एज दैट। आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर इस कोर्स में जाकर चीजें डाउनलोड कर लेनी है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। और आपके अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अपडेट या गाइडेंस आपको बराबर देता रहूंगा। कुछ भी चेंज या जो भी तरह की पढ़ाई पढ़नी है वो यहाँ इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेगी। कुछ बच्चों के साथ रहता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे होते हैं वहां के फिजिक्स के टीचर शायद आपके हिसाब से आपको समझा नहीं पाते। वजह हो सकती है कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो, चीजें सरल ना कर पाते हो, या वो करवा रहे हैं न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे तो न्यूमेरिकल ही नहीं निकल रहे, डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहे, टॉपिक क्या पढ़ाते हैं पल्ले नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। द्रोणा 2.0 में लाइव कोर्स है, मैं आपके साथ लाइव पढ़ाऊंगा। इसमें आपको हर टॉपिक फिजिक्स का आसानी से समझ में आएगा, न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे, डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे बेटा। यही नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, इजी भाषा में, सरल भाषा में, डिटेल्ड। वो भी हर क्वेश्चन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जांपल्स का हर क्वेश्चन आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन में बेहतरीन ढंग से। चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेगा या वर्कशीट मिलेगी, जिसमें 25 क्वेश्चन के आसपास सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे फुली सॉल्व। यही नहीं, और पीवाईक्यूज की और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप करके एकदम निश्चिंत हो सकते हैं कि पढ़ाई बहुत ही शानदार है, बस मुझे पढ़ लेना है और टॉपर बन जाना है। तो जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं, द्रोणा 2.0 को लेना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर द्रोणा में एनरोलमेंट करके मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी वीडियो को करते हैं हम लोग, इस बच्चों करते हैं 2024 का एक नंबर का सवाल। यहां लिखा है दी वर्क फंक्शन फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेसेस 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेसेस। आपको वर्क फंक्शन दे रखा है और कट ऑफ वेवलेंथ पूछिए। बहुत ही सरल सवाल है। आप जानते हैं जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो होती है hc/λ, और यही आपकी वर्क फंक्शन है। तो यहां पर अगर आपको लैम्डा निकालना है तो आप क्या कह देंगे, hc/वर्क फंक्शन। वैल्यू सबकी पुट कर दीजिए यहां पर। तो अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, और 5 दे रखा है वर्क फंक्शन 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर लीजिए जूल में। ये चेंज कर दिया जूल में। इसे आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर -7, यानी लैम्डा लिख सकते हैं आप 375 नैनोमीटर। ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से देखिए 375, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया।
एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूं कि वो आगे भी सवालों में इस्तेमाल करूंगा और आपके लिए अच्छा भी रहता है कि अगर मान लीजिए जैसे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा को आप यहां पर ये जो कैलकुलेशन है ना, इसकी जगह 12,380 और नीचे अगर वर्क फंक्शन रखना पड़ रहा है या एनर्जी रखनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर रखेंगे तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे देता है। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका। ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा एंड ई रखनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12380 ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू। एमसीक्यू है क्योंकि करके तो दिखाना नहीं यहां पर। तो यहां पर अगर आप 12, कई लोग 12400 भी यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन में जैसे याद रह सके, तो आप देख सकते हैं दोनों यूज करिए, आसपास वैल्यू मिल जाएंगी 12380 और यहां पर आप कितना था 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये करीब करीब आप देखेंगे तो वैल्यू आसपास मिलेगी, इसी के आसपास वैल्यू मिल जाएगी। ये जो वैल्यू आएगी ये देखिए 4000 के आसपास 3.3 से करोगे तो 3000 कुछ आ जाएगी, एमस्ट्रॉम में आएगी। तो यहां पर नैनोमीटर में है तो आप मान लीजिए यहां आ गया 3750 एमस्ट्रॉम, तो नैनोमीटर करेंगे तो 375 हो जाएगा क्योंकि एक जीरो वहां पर कम हो जाएगा, 10 की पावर -10 होता है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी नैनोमीटर में। तो ये इस तरीके से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं कर नहीं रहा हूं लेकिन ये करने का तरीका ध्यान रखिए, ये बड़ा काम का रहता है, आपका कैलकुलेशन बचा देता है। देखिए यहां पर इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसकी ये 60 से 12380 को 3.3 से आप अप्रोक्सीमेशन भी ले लेंगे तो भी 200 नहीं पहुंचेंगे, 350 बिना कैलकुलेशन के यहां पहुंचेंगे। आप सोचिए ना ये 12400 है तो 12400 को 3.3 से डिवाइड करेंगे तो 4 से तो कम ही हो जाएगा क्योंकि 3.3 वैल्यू है, 4 से बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, बिना कैलकुलेट किए टिक मार सकते हैं आप। एनीवे समझ गए होंगे मुद्दा, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं एक नंबर का सवाल 2024 का, ये रहा असर्शन रीजनिंग का है। लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी। जो करंट की वैल्यू है उसको इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा देते हो तो उससे ये वैल्यू बढ़ जाती है। ये बात तो ट्रू है फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये ट्रू स्टेटमेंट है, असर्शन इज ट्रू। इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है। दूसरा रीजन देखते हैं, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बात बिल्कुल सही है, पर सेकेंड एंड हेंस एन इंक्रीज इन दी फोटो करंट। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पड़ रहे हैं सरफेस पे वो बढ़ाए जा रहे हैं पर यूनिट टाइम, है ना, और पर यूनिट सरफेस भी कह देते हैं हम लोग। तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं वो बढ़ गए इंटेंसिटी बढ़ाने से। इसी वजह से निकलने वाली भी बढ़ गए, पहले 100 पड़ रहे थे 10 निकल रहे थे या 5 निकल रहे थे, अब 100 की जगह 1000 पड़ रहे हैं तो 5 की जगह 15-20 निकल रहे हैं, इसलिए करंट बढ़ गई है ना। करंट तो क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने पर ही करंट बनेगी। तो ये रीजन भी आपका ट्रू हो जाता है और ऊपर से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस वजह से आपका ये आंसर जो हो जाएगा वो यहां पर ए हो जाएगा। जैसा आप समझते हैं मेरे ख्याल से ये बढ़िया तरीके से पकड़ के रखिएगा, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों करते हैं 2024 का एक नंबर का सवाल ये रहा। इसमें बोला गया द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर 4 मेटल्स ABCD as shown in the figure for the same frequency of incident radiation। यानी किसी प्लेट पर सेम फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट रेडिएशन डाला जा रहा है, प्रोड्यूसिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल मेटल्स, यहां से निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मैक्सिमम फॉर द मेटल। काइनेटिक एनर्जी किसके लिए ज्यादा होगी, ABCD मेटल के अंदर। तो आप जानते ही हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Kmax का क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी जो कि hν है माइनस वर्क फंक्शन। hν सबके लिए सेम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसका Kmax ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर आप देखिए ये जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन की भी वैल्यू होती है hν0 के बराबर।
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसकी कम है उसका वर्क फंक्शन भी कम है। और ये जो पॉइंट होते हैं फ्रीक्वेंसी और वी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, ये आपको दिखाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए वाले के लिए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए, डी के लिए। तो ये आप ऐसे ABCD लिख सकते हैं, काफी पास आ जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए की सबसे कम है, बी की उससे बड़ी है, और सी की उससे बड़ी, और लिख के इधर डी की सबसे बड़ी। इसलिए जो वर्क फंक्शन भी इसी रूप में चला जाएगा। ये आप वर्क फंक्शन देख पाए। तो सबसे कम वर्क फंक्शन ए के लिए है। तो अगर ए के लिए है तो मैक्सिमम काइनेटिक किसके लिए मिलेगी? ए के लिए। वर्क फंक्शन सबसे कम ए के लिए है, इसलिए के मैक्स हाईएस्ट होगी फॉर मेटल ए, फॉर मेटल ए। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होंगे, और इसके देखते हुए आंसर ए ही आ जाएगा। फाई नॉट जिसके लिए सबसे छोटी, के मैक्स उसके लिए सबसे बड़ा। कैसे रिलेशन बना ये मैंने आपको दिखाया, अच्छे से नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल खूब मिलेंगे आपको, नोट करें आप। तो बच्चों करते हैं 2 नंबर का 2024 का सवाल। ये रहा बहुत ही सरल सवाल है। देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन सीजियम मेटल। ठीक है, ये वेवलेंथ दे रखी है और सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है। आप चाहें तो लिख लें, जिससे दिमाग आपका पकड़े, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो लिखने पिकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ वेवलेंथ जो इंसिडेंट है वो 500 नैनोमीटर की है, बढ़िया। एंड फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, और वहां से जब आपने इस पे डाला है तो फोटो इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की आपको चाहिए। तो देखिए, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, वरना तो आप खैर मैं दोनों बताता हूं। आप देखिए, पहले SI सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी हो जाएगी? ये जो काइनेटिक एनर्जी EV ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी वो निकलती है K max इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं K max H न्यू माइनस फाई नॉट। और इसको अगर लेमडा में लिखना हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं K max HC अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। तीनों एक ही बातें हैं, जहां जिसका इस्तेमाल पड़ेगा हम लोग कर लेते हैं। खैर, तो इसके लिए K max के लिए फाई नॉट तो दिया हुआ है, लेकिन HC इंसिडेंट एनर्जी फोटोन की नहीं दी, लेमडा दिया, निकल आएगी। तो यहां पर अगर आप निकालने चलें कि इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन, तो उसको क्या लिख सकते हो आप? E लिख दीजिए, विच इज HC अपॉन लेमडा। अब यहां SI सिस्टम की जब से H की वैल्यू पुट कर दो, तो मान लो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा कितना दे रखा था मीटर में? 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9। और इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालेंगे तो 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये इसमें कैलकुलेशन लंबा है, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जो मैं पहले भी आपके सामने रखा था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपके लिए कि E इज इक्वल टू 12,400 या 12,380, और यहां पर लेमडा एंगस्ट्रॉम में रख देना है, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी आपको। या लेमडा इधर कर दो, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इधर कर दो, एक ही फॉर्मूला होता है, कोई फर्क नहीं। इसको ऐसे भी कई जगह लेमडा जब निकालते हो तो लेमडा इन एंगस्ट्रॉम 12,380 अपॉन E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हो। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले जो निकालना है। यहां कई लोग 12,380 की जगह 12,400 भी इस्तेमाल करते हैं अप्रोक्सीमेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 12,380 याद रह जाए तो बढ़िया, यानी 12,400 कर लो और राउंड फिगर आ जाती है। इसका भी इस्तेमाल करोगे तो झट से आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे E निकालना था, E ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, हमने 12,380 रखा यहां और डिवाइड मार दिया लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा देखिए 500 नैनोमीटर है,
तो एमस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा? 5000 एमस्ट्रॉम, ये 5000 हो गया। और ये रिजल्ट जो आएगा आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.4, जो ये निकला था 2.48 के आसपास, या 47 ही लिख देता हूं, कैलकुलेट आप कर लेना, इसी के आसपास आएगा 47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से करने में आप आसानी महसूस, देखो दो ही तो डिवाइड कर रहे हैं, यहां बहुत सारा कैलकुलेशन है। इस सिस्टम से कैलकुलेशन से बच सकते हैं, मतलब बचेंगे तो नहीं, कम कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। तो इस फंडे को इस्तेमाल रखिए, कई बच्चों को नहीं मालूम होता तो वो लगे होते हैं, तो अननेसेसरी मेहनत ना करिए। खैर आप ये निकाल पाए तो चलिए अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। अब यहां पर एनर्जी हम निकाल चुके हैं 2.47, और अब हम चलते हैं के मैक्स के लिए। तो के मैक्स कितना हो गया? हम जान रहे थे इंसिडेंट एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन, इंसिडेंट एनर्जी आ गई 2.47, 4847 जो भी थी, माइनस वर्क फंक्शन जो कि था 2.14, जहां तक 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14। अब ये के मैक्स कितनी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? आप सॉल्व कर लीजिए। 0.7 में से 4 गया 3, और फिर 3, 2 3 आया क्या? 2 3 कुछ ऐसे आता हुआ दिख रहा है, एक बार चेक कर लेना कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो 7 में से 4 गया 3, और ये फिर से 3 है, 0.33। इसके अप्रोक्सीमेटली आपकी मैक्सिमम एनर्जी के मैक्स आ जाएगी। दूसरी चीज क्या पूछिए यहां? स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सिचुएशन। ये देखिए टेक एससी 1240, ये पे लिखा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको भी 1240 कर लेना तो फिगर में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है। ये 12380 मैंने फंडा बताया है, और टेक एससी 1240 इस तरह भी आप कर सकते हैं। 1240 लेते हैं नैनोमीटर के लिए, और एक जीरो बढ़ाए रहते हैं हम लोग जो एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, फर्क समझे रहिएगा। अब हम क्या कह रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मामला क्या रहता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आपका लिखा हुआ है के मैक्स की वैल्यू बराबर होती है ई वी नॉट। वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां पर के मैक्स ई वी नॉट हो गया 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निपट गए, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.33 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से देखिए सवाल ही कर सकते हैं, कोई दुविधा की बात नहीं, काफी कुछ सिखा दिया मैंने आपको, और इसको पकड़ लीजिए, आप इसको नोट कर डालिए। मैं हटता हूं, पॉज करें और इसको नोट करें। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अगली स्लाइड भी आपको दिखा देता हूं, इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2024 का 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल ये रहा, बहुत आराम से हो जाएगा। ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन दे रखा है, लिख लो चलो। 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रेडिएटेड बाई रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 150 नैनोमीटर। लैम्डा कितना है? 150 नैनोमीटर। आप इसको चाहें तो मैं अपने हिसाब से लिखूं तो इसको 1500 भी कर सकता हूं, 1500 एमस्ट्रॉम, जहां जरूरत पड़ेगी लिखेंगे। कैलकुलेट द थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ क्या हो गई? थ्रीशोल्ड वेवलेंथ का मतलब है, ये देखिए पहला वाला बात, फाई नॉट यानी एच सी अपॉन लेमडा। इससे थ्रीशोल्ड, ये लेमडा नॉट लिख दो, ये लेमडा नॉट निकालोगे, यानी लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नॉट। अब हमने जो कैलकुलेशन समझाया था शॉर्ट ट्रिक, एच सी की वैल्यू यहां लिख दो 12380 या 12400, और फाई नॉट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू लिख दो यहां। तो फाई नॉट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.1। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एमस्ट्रॉम में आंसर आता है, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू आ जाएगी 5895.2 एमस्ट्रॉम। इतने एमस्ट्रॉम में आप आंसर कर दो। नैनोमीटर में करना है तो 589.5 के आसपास नैनोमीटर आपका आंसर आ गया। जिसमें भी आंसर करना कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन। एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की कितनी हो जाएगी? ई की वैल्यू पूछ रहा है, तो ई की वैल्यू, इसी का सेकंड पार्ट, ई वैल्यू हो जाएगी एच सी अपॉन लेमडा, और यहां भी शॉर्टकट इस्तेमाल कर लो 12380, कोई दिक्कत नहीं होती है, अप्रूव्ड है शॉर्टकट। और लेमडा की वैल्यू लिखते हो किसमें? एमस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट देगा। तो 12380
लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कितना था, 1500, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी आपकी, आप देखेंगे तो करीबन करीबन ये आ जाएगी 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आ गया। इसका तीसरा वाला पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। यहां पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के मैक्स, जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन की माइनस वर्क फंक्शन, तो ये ई की वैल्यू हो गई 8.25, और वर्क फंक्शन कितना था, वर्क फंक्शन कितना था, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसमें से घटा मारो तो ये करीब करीब आ जाएगी 6.146 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, काम खत्म। ऐसे सवाल आएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे इसका रीजन आप खुद ही नहीं ढूंढ पाएंगे, बशर्ते थोड़ा सा फोकस यहां पर कर लिया जाए। इसको नोट कीजिए बढ़िया तरीके से बेटा। आसान क्वेश्चन है लेकिन 2023 का है, पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, फोटोन की एनर्जी जिसका वेवलेंथ लैम्डा है कितनी होगी। हम जानते हैं फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो एक रिलेशन और भी तो जानते हो, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर मैं न्यू निकालूं तो C अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है। इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो E इज इक्वल टू H और न्यू की जगह C बाई लैम्डा, यानी एनर्जी क्या आ गई, HC बाई लैम्डा। ये आपका आंसर हो गया। और ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं हट जाता हूं, मैं हमेशा मौका देता हूं कि आप पॉज करके नोट कर लें। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस if the stopping potential for the emitted electron is 1.5 volt, the work function for the surface is, work function निकालना है हमको। हमें ये मालूम है जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था उससे ये मालूम है कि के मैक्स या पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है। अगर मैं वर्क फंक्शन निकालने जाऊं तो आप क्या लिखेंगे, एच न्यू माइनस ई वी नॉट। अब यहां पर वैल्यू को पुट कर देना ठीक रहेगा। ये जो रहता है एच न्यू, ये तो कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, वो है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए 3.2, ये एच न्यू की वैल्यू आ गई। ई वी नॉट की बात करें तो 1.5 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वोल्ट में था, एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए। ये ईवी आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें 3.2 में 1.2 घटाइए तो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर है। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये इक्वेशन तो आपको पता ही होगी, चैप्टर आपने पढ़ा है। तो मैं हटता हूं और आप इसको प्यार से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके ये देखिए, How would the stopping potential for a given photosensitive surface change? Stopping potential कैसे चेंज होगा? हम रिलेशन जानते हैं, जो एनर्जी फॉल करती है किसी मेटल सरफेस पर वो एक होती है एच न्यू नॉट। ये है आपका क्या, स्टॉपिंग, ये जो वर्क फंक्शन है, और प्लस बाकी बची हुई एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, उसको ईवी नॉट लिखते हैं। ये देखिए एक और इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे आप कंफ्यूज ना करें, ये वर्क फंक्शन प्लस ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाली, इसी की जगह हम लोगों ने ये लिख दिया, ये वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे आप समझ पाए आसानी से इसलिए लिख दिया है। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वर इंक्रीज्ड, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से देखें पहले वाले पार्ट को, अगर आप न्यू की वैल्यू, ये जो फॉल कर रहा है, इफ योर न्यू इज इंक्रीजिंग, न्यू को आप बढ़ा रहे हैं, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन, जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो ये तो फिक्स रहता है वर्क फंक्शन। अगर आप ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इस वैल्यू को बढ़ना होगा, तभी तो इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है ना, कि भाई एच न्यू नॉट जो कि वर्क फंक्शन है, ये तो किसी मैटर के लिए फिक्स क्वांटिटी है ना, ये बढ़ती घटती थोड़ी है।
तो ये बात तो हो गई फिक्स। अब ये फिक्स होने के बाद इसको बढ़ाओगे तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप न्यू बढ़ाते हो तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बढ़ जाता है। तो आप लिख सकते हो वी नॉट विल इंक्रीज। समझ में आई होगी बात, या लैंग्वेज में कहो लिख दें एज इंसिडेंट frequency nu increases, the stopping potential also increases। बस बाकी तो मुझे ये लैंग्वेज की जरा ये लिखना पसंद है, लेकिन एग्जामिनेशन में तो भाई लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, सिंबॉलिक ही लिख देंगे और एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिए बस। वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, एग्जामिनर समझते हैं बातें। तो अगली बात करते हैं। अच्छा, क्या पूछा है सेकंड वाले में? द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वर डिक्रीज। इंटेंसिटी को हम घटा रहे हैं। तो आप जानते हैं ना, इंटेंसिटी का एनर्जी से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाओ या घटाओ तो इसमें भाई साहब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन में कहीं इंटेंसिटी नहीं आती। तो आप जैसा समझ रहे हैं, नंबर 2, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of radiation, therefore no, as intensity decreased, no effect, और लिख सकते हैं या decrease, as intensity decrease there is no effect on stopping potential। आप समझ पाए होंगे, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी बदलने पर कुछ असर नहीं खाएगा। यही पूछा है मेरे ख्याल से, एक बार और पढ़ लेता हूं। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विल डिक्रीज, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, इंटेंसिटी बदलने से क्या होता था? अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे आप, तो आपको याद होगा जैसे ही आप फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, उससे फोटो करंट बढ़ती है। फोटो करंट बढ़ती है, एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती। के मैक्स नहीं बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं है। हाँ, फोटो करंट बढ़ जाती है। खैर, ये आप बात यहां पर समझ पाए होंगे पूरी। मैं हटता हूं, नोट करिए। अगले सवाल को मैं आपके सामने लेके आता हूं। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, जिसने नहीं लगाया है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है इस क्वेश्चन में, या गलती हो सकती है। तो इसको देख लेते हैं। लिखा है ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस whose work function is W naught. The kinetic energy of the emitted electron is K. If the frequency of the incident light is doubled, then the kinetic energy of the emitted electron will be. तो पहले क्या कह रहे हैं? ये पहले कह रहे हैं भैया न्यू की अगर आप एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो तो उसका वर्क फंक्शन W नॉट है और काइनेटिक एनर्जी K है, मैक्सिमम वाली। तो ये रिलेशन आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है उससे लिख लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू माइनस W नॉट एज पर क्वेश्चन गिवन। लिख देते हैं, यही इधर लिख देता हूं, ये गिवन है हमको। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है। अभी हम इसमें खैर एच न्यू निकाल देते हैं। एच न्यू की वैल्यू हो गई K प्लस W नॉट। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। एच न्यू निकाल ली, इसको इधर जोड़ दिया। सेकंड केस में क्या किया है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। ये देखिए, अब न्यू की जगह 2 न्यू डाल रहे हैं और कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के हालचाल बताओ। तो देखिए, अब सेकंड इक्वेशन में जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी K डैश H होगा, इस न्यू की जगह 2 न्यू आ गया है। वर्क फंक्शन तो बदलता नहीं बेटा। ये देखो, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, 2 लिख रहे हैं और ये लिखा H न्यू माइनस वर्क फंक्शन 2 लिखा,
एच न्यू की जगह हमने वैल्यू रखी के प्लस डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट। ये वैल्यू हो गई 2k प्लस 2w नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट। तो ये वैल्यू आ गई 2k प्लस डब्ल्यू नॉट। ये क्या है? अब नई वाली काइनेटिक एनर्जी और साफ तौर पे दिख रहा है यहां से कि जो k डैश है वो आपकी 2k से बड़ी है, क्योंकि भाई डब्ल्यू नॉट जुड़ा हुआ है ना इसमें। तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी दुगने से भी ज्यादा हो गई। इस बेसिस पर इसमें देख लीजिए और आपको और हमको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो गया बी वाला सही, मोर देन 2k। तो आंसर इज ये रहा बेटा बी। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन अगर जैसे आपने नहीं लगाया हुआ तो ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएं या गड़बड़ा दें। इसीलिए मैं हर वैरायटी का सवाल लेके आया हूं, जिससे आप पूरा जब देख लेंगे तो हर वैरायटी के सवाल आपके पास मिलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। इसको आप नोट करें। इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे लिए क्या है लिखा है। ई सी एंड न्यू रिप्रेजेंट द एनर्जी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स वेवलेंथ। ये वैसे ही बहुत ही सरल क्वेश्चन है, फिर भी देखिए यहां पर ये 3 फैक्टर दिए हैं। हम जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू, और न्यू को लिख सकते हो सी अपॉन लेमडा, भी पीछे भी दिखाया था हमने। तो यहां पर लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, एच सी अपॉन ई। बस यही पिद्दिकड़ी सवाल था, और इसके हिसाब से आप देखें तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही आसान सवाल, इसमें मुझे नहीं लगता कि आप गलती कर सकते हैं। इसको पॉज करें, नोट करें। तो ए फोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल, फोटोन और अल्फा पार्टिकल का मामला है, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन, ये फोटोन है प्रोटॉन है, मेरे ख्याल से ये प्रोटॉन है, तो ये फोटोन नहीं था, ये प्रोटॉन है। द प्रोटॉन टू दैट विद द अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। तो देखिए डी ब्रॉय वेवलेंथ होती क्या थी, इसको डी लिखते डी बॉर्गली है, पढ़ते डी ब्रॉय हैं। ये डी ब्रॉय साहब लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती थी, उम्मीद है आपको याद होगी, फिर भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये समझ लेना कि आपको आता है, ज्यादा सुरक्षित डिसीजन नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मोमेंटम होता था, तो यहां पर एक और लिख देता हूं mv, जैसे आप कंफ्यूज करना भी चाहें तो ना कंफ्यूज कर पाए। खैर, दूसरा हम मोमेंटम के बारे में जाते हैं कि p की वैल्यू होती है √2me। ये मोमेंटम और एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोल दीजिए, उसके बीच का रिलेशनशिप होता है। इस p को हम यहां टीप देते हैं, तो ये देखिए हमने इस p को यहां भिड़ा दिया, तो लेमडा हमारा क्या बन गया, h अपॉन √2me। बहुत अच्छे तरीके से। अब ये कहें शायद एनर्जी सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये E क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ही है, जो कि सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अगर E सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मामला ले लेते हैं। अब यहां पर हमको साफ दिख गया कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √m। ये दिख रहा है ना आपको भाई, H सेम है दोनों के लिए, E सेम है, कांस्टेंट है, मतलब दोनों जब कंपेयर करने जाएंगे हम, और 2, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √m। तो आप लिख सकते हैं लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा, अगला वाला क्या था, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल लिख दीजिए अल्फा, और इसकी वैल्यू रूट में है जैसे 1 अपॉन में, तो पलट के आ जाएगी, यानी √m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन। आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है प्रोटॉन से 4 गुना भारी होता है। समझ मालूम है ना, m अल्फा कहां लिखूं m अल्फा इज इक्वल टू फुल मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता, एक बच्चा कह रहा था कि सर आप ये मत कहा करिए कि आपको पता ही होगा, बड़ा चुभता है।
तो मेरी कोशिश है कि ये मैं कम कहूँ अब, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को नहीं मालूम हो तो सोचें यार ये बार बार सर क्यों हमको छेड़ रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी ये आपको पता है ये थोड़ा कम यूज करूं। खैर एनीवे बहुत ही बेसिक बातें हैं ये तो। खैर तो मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 मास ऑफ प्रोटॉन। यहां पर वैल्यू लिख दीजिए भैया, 4 ये हो गई, 4 मास ऑफ प्रोटॉन कह दीजिए, या रेशियो आ ही गया अल्फा अपॉन प्रोटॉन, यहां से लिख देते हैं एम अल्फा अपॉन एम प्रोटॉन इज इक्वल टू 4/1। ये 4/1 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, बस 2:1 रेशियो हो गया। ये आपका देखिए क्या दिया है वहां पर, तो इसका आंसर हो गया बी, 2 निकल आया है तो आंसर इज बी। 2:1 का मतलब है वही 2:1 लिख रहा है। रेशियो पूछा है तो 2 कह सकते हैं, 1:1 लिखने की भी जरूरत भी है, चाहो तो ना भी लिखो। खैर एमसीक्यू है तो उसी हिसाब से आंसर दे दिया। इसका आंसर हो गया आपका बी। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं आपको। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल मोमेंटम कीवर्ड विथ इट्स एसोसिएटेड डी ब्रॉय वेवलेंथ। दो कहानी पूछ रहा मोमेंटम और डी ब्रॉय वेवलेंथ में। हमने अभी पीछे जिक्र किया था कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है वो h/p के होती है बराबर, p मोमेंटम है, यानी लैम्डा इज 1/p के प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ किसको, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ऐसा कहां आता हो तो लीनियर रिलेशनशिप होती है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू पी होता तब ये आता है स्ट्रेट लाइन। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये बता रहा है कि लैम्डा बढ़ाओ तो पी बढ़ रहा है यहां लैम्डा बढ़ाओ तो पी साहब घट रहा है, वैसे भी दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। खैर एनीवे तो ये भी नहीं हो सकता है, या ला हो सकता है कि लैम्डा बढ़ा रहे हैं पी गिर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इस रिलेशनशिप को आपको पता है नहीं बोलेंगे, आप जान लीजिए कि ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ इज, मान लीजिए नाम ही लिख के आ जाए, ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है आप इतना ही समझ लें अभी कि ये शेप होता है, बाकी तो मैथमेटिकल डेफिनेशन अलग है, लेकिन ये तो भाई बायो के भी बच्चों देखते हैं तो इतना टेंशन क्यों देना लेना। तो इस तरह का जो शेप होता है इसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं। बढ़िया है, तो इसका ऑप्शन क्या रहा, डी नंबर का ऑप्शन है। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। इसको पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। लिखा है हाउ विल द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड। डी ब्रॉय वेवलेंथ की इक्वेशन थी जैसे मैंने बताया था h/p या h/mv। ठीक, ये तो लिख के रखो। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, अगर आप वेलोसिटी को कम कर देंगे तो लैम्डा बढ़ जाएगा, साफ तौर पे दिख रहा है। तो लैम्डा विल इंक्रीज, मैं आगे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, लिखिए दो, लैम्डा विल इंक्रीज। अगर आप इफ वी डिक्रीजेस लैम्डा विल इंक्रीज। चलो ठीक है, इतना समझने के लिए। दूसरा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो यहां थोड़ी सी तिकड़म कर लेते हैं, वो भी आपके लिए जरूरी है। देखिए अब इस वाले फॉर्मूले के बाद हमें यह भी पता था कि जो मोमेंटम होता था mv, वो उसका रिलेशन एनर्जी से क्या होता है 2me। e का मतलब वही काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं फिर से आगे लिख रहा हूं 2mk, जैसे k फॉर काइनेटिक एनर्जी आप पढ़े रहते हैं, इसको फिर से लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल के सेंस में। तो EV0, ये कहानी हो गई। अब क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज। अगर आप इस एक्सेलरेशन पोटेंशियल को इंक्रीज कर देंगे तो यहां देखिए, अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/, ये रहा मोमेंटम p, चलो लिखो, फिर h/p की जगह आपने रखा √2mEV0। इससे क्या आया, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/V0, बाकी सब तो कांस्टेंट लग रहा है। तो इससे क्या चीज दिखी, इससे दिखी कि जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो डी ब्रॉय वेवलेंथ घटेगी। व्हेन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल
इंक्रीजेस तो क्या होगा? द डी ब्रॉय वेवलेंथ डिक्रीजेस। ये कहानी, काम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान था, आप इसको नोट कर पाए हो। लिखा है द वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटल सरफेस इज। तो वर्क फंक्शन देखिए लिखा है फाई नॉट इज इक्वल टू 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह रहे हैं। तो आप जानते हैं कि फाई नॉट की जो वैल्यू होती है वो आपकी हो जाएगी HC अपॉन लैम्डा नॉट। तो अगर लैम्डा नॉट हमको निकालना है यहां से, तो वैल्यू हो जाएगी HC अपॉन फाई नॉट। HC तो कांस्टेंट होता है, वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 63 भी लिख सकते हैं, माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8 और फाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो जूल में चेंज कर लो, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू आ जाएगी 3000 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आ गया और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इस तरह से सवाल हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल करेंगे, पॉज करें और नोट कर लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या है, बोला है रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन 3 फोटो सेंसिटिव सर्फेसेस A, B, C। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड। 10 की पावर 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गिराई गई है 3 अलग अलग मेटल सरफेस, फोटो सेंसिटिव सर्फेसेस पर, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए गए। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? सरफेस A में नो फोटो एमिशन अकर्स, सरफेस B में फोटो एमिशन अकर्स बट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। एमिशन हुआ B में लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सरफेस C पर फोटो एमिशन अकर्स, फोटो एमिशन हुआ और फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव सम काइनेटिक एनर्जी। 3 ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहा है? यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन द 3 ऑब्जर्वेशन। तो आप जानते ही हैं जो आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन थी वो थी क्या? KE मैक्स इंसिडेंट की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये कहानी थी। पहले वाले में क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। आप जानते हैं अगर थ्रेशोल्ड फॉर सरफेस A, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस A वाले की फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 10 की पावर 15 हर्ट्ज, नो फोटो एमिशन, नो फोटो एमिशन। तो आप समझ गए होंगे जब फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए होती है फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उससे कम की फ्रीक्वेंसी आपने गिराई थी, इसलिए वहां पर कोई भी एमिशन नहीं हो पाया। तो इस मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज से ज्यादा है, इसी वजह से कोई एमिशन नहीं हुआ। इतनी या इससे कम होता तो एमिशन होता। तो ये पार्ट हम सीख चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं साहब इसके बी पार्ट को। बी पार्ट में कह रहा है कि भाई फोटो एमिशन हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब अगर यहां पे देखिए इस इक्वेशन में इतना कहने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी थोड़ा कानून दे रहे हैं। एच न्यू आई, अभी काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो रख दोगे तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, यानी एच न्यू बराबर फाई नॉट आ जाएगा। यानी जितना रेडिएशन गिराया है एनर्जी का वही पूरा पूरा उसके वर्क फंक्शन के बराबर है। तो आप यहां पर यह भी कह सकते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी इस समय ये बन जाएगी न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज के बराबर है। उतनी फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट रेडिएशन गिराया है, इलेक्ट्रॉन निकले जरूर लेकिन कोई भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? फॉर सरफेस बी थ्रेशोल्ड
frequency is equal to 10 की पावर 15 हर्ट्ज. फोटो electrons emits but with no kinetic energy. आप समझ गए होंगे कि एमिशन तो हुआ लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी भाई साहब वो शून्य रही. समझ में आती है बात. अब इसका तीसरा वाला पार्ट पढ़ लेते हैं. इससे देखिए कितना क्लैरिटी मिलता है इन सब जो PYQs लगाए गए हैं. तो सरफेस सी पर फोटो एमिशन होता है और फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है. इसका मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का जो एनर्जी है उसकी वर्क फंक्शन से ज्यादा है. भाई इसमें देखिए Ke max है नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या है कि एच न्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट. इसका मतलब जो 10 की पावर 15 हर्ट्ज का इंसिडेंट रेडिएशन है उससे इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, तभी तो एक्स्ट्रा बची. तो यहां पर लिखा फॉर सरफेस सी द थ्रेशोल्ड frequency is less than 10 की पावर 15 हर्ट्ज. भाई इसकी जो फाई नॉट था वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज से कम रहा. तो ये एच न्यू में से जब ये घटाओगे तो वैल्यू बच गई. तो आप सिंपल सी बात ये याद रखिए, मैंने तो काफी कुछ बताया है क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा. जब थ्रेशोल्ड के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रखेगा. थ्रेशोल्ड के बराबर जब थ्रेशोल्ड से कम का रेडिएशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और थ्रेशोल्ड से ज्यादा का इंसिडेंट रेडिएशन होगा फ्रीक्वेंसी का तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा. ये कहानी होती है जो मैंने यहां पे लिखी है. आराम से समझा के तो उसको नोट कर लीजिए. मैं हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें. अब इस क्वेश्चन में लिखा डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एक नंबर के सवाल ऐसे आते हैं, आप डिफाइन कर ही लेंगे, फिर मैं कह रहा हूं लेकिन लिख देता हूं. द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इसको नोट कर लीजिए पॉज करके अगर नहीं पढ़ा है या याद किया है. बिलो विच the photoelectric emission stops altogether. मतलब इसके नीचे ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जो उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी आप देवेंगे तो कोई फोटो एमिशन नहीं होने वाला. तो दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड. ठीक, इसको नोट करें पॉज करके, फिर हम लोग आगे की घटना की बात करेंगे. यहां पर पूछा है डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ इन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से इंटेंसिटी के बारे में हमको बताना है. मैंने येलो कलर लिया था लेकिन चालू नहीं हुआ, लिया ही नहीं था. तो ठीक है, बोल देते हैं द अमाउंट ऑफ फोटोन एनर्जी, द अमाउंट of photon energy. ध्यान रखिएगा दो कीवर्ड आएंगे, इंसिडेंट पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया पहला तो ये कीवर्ड है, ये लिखे बिना नंबर नहीं है. एंड दूसरा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये दूसरा कीवर्ड है. पर यूनिट टाइम is called intensity of electromagnetic radiation. ठीक, कि भाई कितने जो फोटोन की एनर्जी पड़ रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितना एनर्जी है उसे ही बोलेंगे इंटेंसिटी फोटोनिक पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में. खैर इसको नोट कर पाए होंगे आप. इसमें है शो ऑन ए ग्राफ, प्लॉट द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट
with the intensity of radiation incident on a photosensitive surface। ये ग्राफ है, पहला वाला ही ग्राफ था जिसमें आप ये दिखाते हैं कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप बढ़ावें, ऑफ लाइट, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट कह देते हैं, फोटो करंट, तो आप देखेंगे इसमें लीनियर रिलेशनशिप होती है। ऐसे ग्राफ बनता है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ावेंगे वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ती जाती है। स्ट्रेट लाइन है, हाथ थोड़ा हिल गया है मेरा, आप अपनी स्केल से खींच सकते हैं, समझ गए होंगे। ये बड़ा बेसिक सा डायग्राम है लेकिन ये पूछा बहुत जाता है और आप जरूर बना देंगे। पॉज करें, नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट चल रहे हैं। और इसमें बोला गया है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन is produced by a laser. The power emitted is this one. What? Estimate the number of photons emitted per second on an average by the source. ये एक NCERT में ऐसा क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, वैसा ही है ये सवाल। तो यहां पर अगर आप ये मान लें कि n is the number of photons emitted per second बाय द सोर्स, तो टोटल आप देखें क्या पावर हो जाएगी, P हो जाएगी बेटा। एक सेकंड में n निकलते हैं फोटोन और एक फोटोन के पास एनर्जी होती है E। E क्या है? एक फोटोन के पास में जो एनर्जी होती है जिसे आप h कह सकते हैं। पावर P इक्वल टू WT होता है ना, तो T हो गया एक सेकंड में कितनी एनर्जी, NE के बराबर। बात पकड़ में आई। अब यहां पर हमें N पूछा है यहां पर, तो अगर मैं N की वैल्यू निकालूं तो P अपॉन E लिख सकते हो, मतलब P अपॉन h न्यू लिखा जा सकता है। पावर कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 की पावर -3। ये देखिए h हमको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34, और साथ में न्यू दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये अब इसको डाल दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड। ये देखिए इस वाले का आपका आंसर हो गया है, बहुत बढ़िया। अगली बात करते हैं नंबर बी। इसमें लिखा है ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन ए गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस। पीछा वाला ही ग्राफ है। ये कह रहे हैं कि इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में आपने देखा था एक स्ट्रेट लाइन आई थी, ये इसका ग्राफ बन जाएगा और इस क्वेश्चन खलास हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला और लिखा है ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल। वही एनोड पोटेंशियल क्या होता है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑफ ए फोटो सेल। तो आप ये जानते हैं कि ये कलेक्टर एनोड पोटेंशियल या कलेक्टर पोटेंशियल लिख दीजिए। एनोड पोटेंशियल का मतलब वही कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखाएंगे यहां पर V माइनस V नॉट, और ये हो गई आपकी एक कोई इंटेंसिटी I1 थी और दूसरे वाले की इंटेंसिटी I2 डाल दो और यहां लिख दो I2 इज ग्रेटर देन I1। ये क्या है, फोटो करंट, फोटो करंट। ये आपका ये ओ लिख दो यहां पर, थोड़ा सुंदर लगेगा। हो गया ये। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल ऑफ फोटो सेल। काम खत्म। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी इसमें बनाने को और कुछ नहीं है। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, चलिए इसी कलर से। द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट with the frequencies nu of the light incident on two different photosensitive surfaces M1 M2 is shown in the figure।
लिखा आइडेंटिफाई द सरफेस विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन। हमेशा आपको मैंने वन शॉट में पढ़ाया भी था, फिर भी ध्यान दिला रहा हूं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये यहां पर न्यू की फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया गया है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके होते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। रेड कलर टाइप लेना चाह रहा हूं। M1 के लिए लिखिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। ये पॉइंट की बात कर रहा हूं जो आपको अब शायद और अच्छा दिख रहा होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये M2 वाले की ज्यादा है। भाई यही पूछा है यहां तक। तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा। आप ये जानते हैं कि जो वर्क फंक्शन होता है, जिसको W0 भी लिखते हो, कई लोग φ0 भी लिखते हैं, उसकी वैल्यू होती है h/μ0। और यहां पर आप देख रहे हैं μ0 2 इज ग्रेटर देन μ0 1। ये किसके लिए है, M2 मेटल के लिए है और ये M1 के लिए है। तो इससे क्या समझ में आया, वर्क फंक्शन φ0 2 इज ग्रेटर देन φ0 1। तो सेकंड वाले का ज्यादा वर्क फंक्शन है पहले वाले की अपेक्षा। बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन, आसान सवाल जो आप निश्चित तौर पे कर पाएंगे। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन जो है 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको बड़ा सरल तरीके से बताता हूं। लिखा है व्हाई इज वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पूछ रहे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो वेव थ्योरी, जो क्लासिकल वेव थ्योरी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हाउ डज फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। और फोटोन ने, यानी कि आइंस्टाइन ने फोटोन को सिस्टम में लाया, उससे एक्सप्लेन किया, उसने कैसे रिजॉल्व कर दिया। तो 3 पॉइंट्स थे मेजरली जिसे ये एक्सप्लेन, ऑब्जर्वेशन जिसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पहला क्या था, नो रिलेशन बिटवीन के मैक्स एंड इंटेंसिटी। में समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो लंबा जाएगा, मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है। अभी एक एक करके समझाऊंगा। दूसरा क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे आप μ0 लिखते हैं। नंबर 3, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन 3 चीजों को ये जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई बताते हैं आपको। पहले ये बोल रहे हैं के मैक्स और इंटेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं है। यानी वहां पर हमने क्या देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी कितनों भी बढ़ा दीजिए आप, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो उससे घटती बढ़ती ही नहीं है। यानी दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। अब ये क्लासिकल वेव थ्योरी के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था, क्योंकि क्लासिकल वेव थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आप किसी की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है वेव थ्योरी के अंदर। वेव थ्योरी के अंदर तो आपने अगर इंटेंसिटी बढ़ाई तो एम्पलीट्यूड बढ़ाए होंगे भाई। जब वो कहीं पर पड़ रहा है किसी सरफेस पर, तो उसकी वजह से, इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से, उसका जो सरफेस डेंसिटी, एनर्जी सरफेस डेंसिटी है, यानी यूनिट एरिया में जो एनर्जी पड़ रही है वो अब बढ़ गई, क्योंकि इंटेंसिटी अब ज्यादा है। जब बढ़ गई तो जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस एनर्जी को, वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो ज्यादा तेजी से निकलना चाहिए। ये कहती है वेव थ्योरी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है वहां पर, इसलिए ये फेल कर गई। फिर से एक बार, ये क्या चीज कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर वेव थ्योरी, एम्पलीट्यूड बढ़ना है मतलब एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जब किसी भी सरफेस पे आप इंटेंसिटी पहले डाल रहे थे, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम देखते हो ना, आप ज्यादा डाल रहे हो तो पर यूनिट एरिया ज्यादा एनर्जी पड़ रही है, तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ गई ना। यानी जितने फोटोन उस यूनिट एरिया में थे उनको ज्यादा खाना मिल रहा है एनर्जी के रूप में, तो निकलना भी तो चाहिए ज्यादा खाना लेके, ज्यादा एनर्जी लेके। निकल नहीं रहे हैं वो ज्यादा एनर्जी लेके, इसलिए ये जो वेव थ्योरी का लॉजिक था वो बैठा नहीं यहां पर। समझ में आई आपको, ये फेल कर गए वो। अच्छा, लगे याद मैं बता देता हूं फोटोन ने कैसे इसको रिजॉल्व किया। फोटोनिक पिक्चर क्या बोलती है, पहले वाले का रिश्ता है,
ये कर गई आपकी वेव थ्योरी फेल। फोटॉन ने क्या बताया? फोटॉन ने ये बताया कि भाई साहब यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, वो इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं, ना कि एक फोटॉन की एनर्जी। तो जब फोटॉन की एनर्जी ही नहीं पड़ी तो जो हिट कर रहा है, एक बंदा एक से टकराता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स होते हैं यहां पर, तो वो टकराने वाले पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं बढ़ी तो निकलने वाले के पास काहे बढ़ेगी? ये फोटॉन ने समझा दिया। फोटोनिक पिक्चर क्या बोलती है कि ये जो टक्करबाजी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो पार्टिकल का इंटरेक्शन है, एक फोटोन जो आके टकरा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा। इन दोनों में जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। पहले 100 थे तो अब 500 हो जाएंगे, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती। तो जब फोटोन की एनर्जी ही नहीं बढ़ी है तो जो वो टकराएगा, जिसको निकालने जा रहा है, वो काहे ज्यादा एनर्जी लेके निकलेगा? तो ये एक्सप्लेनेशन इसने दिया कि हाँ भाई, फोटोन ने ये एक्सप्लेन किया कि भाई देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो रिश्ता बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। बढ़िया। नंबर 2 का जिक्र करते हैं। इस जिक्र में क्या मामला था? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो वेव थ्योरी थी वो क्यों फेल कर गई? वेव थ्योरी का कहना था कि अगर हम इंटेंसिटी गिरा रहे हैं, मान लीजिए ये जो जिस भी मेटल पे गिरा रहे हो, मान लो इतनी लाइट ऐसे डाल रहे हो, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरता है ना, तो रेडिएशन जितनी दूर में फैला होता है उसमें कॉन्टिन्यूअस एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर से वेव जा रही है तो पूरे सिलेंडर में भरी है एनर्जी, फैली रहती है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो वो जब पड़ रही है तो मान लीजिए अभी इतनी एनर्जी नहीं मिली इसको, इस इलेक्ट्रॉन को, तो हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब जब एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अरे आधे घंटे में नहीं निकलेगा तो 10 घंटे में निकलेगा, 20 घंटे में निकलेगा, 10 दिन में निकलेगा। लेकिन भाई साहब ये तो निकल ही नहीं रहा है। तो वेव थ्योरी तो कह रही थी कि भैया ये जो हम सप्लाई कर रहे थे एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे थे, अभी कम है, 1 घंटे में इसको पूरा खाना मिल जाएगा तो चल पड़ेगा, लेकिन उसका पेट ही नहीं भर रहा। जब पेट नहीं भर रहा तो उसका मतलब है गड़बड़ है। समझ में आई बात? तो वेव थ्योरी यहां फेल कर गई कि आप कितनी भी इंटेंसिटी का इस एनर्जी से कोई रिश्ता ही नहीं कायम हो रहा है। वरना अभी नहीं निकला था इलेक्ट्रॉन तो ठीक है भैया, 2 घंटे बाद निकल जाना चाहिए, जब एनर्जी थोड़ी सी 2 घंटे पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी 2 घंटे में, नहीं 20 घंटे में मिल जाएगी। खैर ये फेल कर गई वेव थ्योरी। अब यहाँ पे फोटो थ्योरी आइंस्टाइन की कैसे काम कर जाती है फोटोनिक पिक्चर में? उन्होंने कहा कि जो के मैक्स की इक्वेशन है, ये फोटोन की बात कर रहे हैं, के मैक्स जो होता है वो होता है h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड, ये h न्यू। यहां अगर आप देखें तो ये होता है न्यू इन न्यू नॉट। अगर आप न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम डाल दोगे तो दिस विल बिकम निगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो गई। ये तो मीनिंगलेस बात है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती, कम से कम 0 या उससे ज्यादा। हाफ mv² लिखते हो, m पॉजिटिव, v² भी हमेशा नॉन नेगेटिव, 0 या उससे ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव निकल आए, ये तो नॉनसेंस या मीनिंगलेस बात है। इसलिए आपको इजेक्शन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बराबर या उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। ये फोटोनिक पिक्चर ने एक्सप्लेन कर दिया। आइंस्टाइन साहब महान है। खैर मजा आ रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं। नंबर 3 बात करते हैं। नंबर 3 में इंस्टेंट रिजेक्शन। अब फोटो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो जैसे ही रेडिएशन पड़ता है फट से निकाल देता है इलेक्ट्रॉन, टाइम ही नहीं लेता, 10⁻⁹ सेकंड लेता है, बहुत ही कम समय लेता है। वेव पिक्चर नहीं समझा पाई, क्यों? क्योंकि वेव पिक्चर में क्या होता है, फिर से यही फोटो बनेगी, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। वेव पिक्चर में मान लो इतना रेडिएशन, कोई बल्ब लगाए हो, इससे रेडिएशन डाल रहे हो, तो ये रेडिएशन में पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब एनर्जी पूरी फैली हुई है तो फैली एनर्जी पड़ेगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बाबूजी हैं वो तो बहुत ही छोटा सा कवर कर रहे हैं एनर्जी का पार्ट ना। इलेक्ट्रॉन तो बहुत पिद्दी होगा ना, वो बहुत ही उस फैली हुई एनर्जी का बहुत छोटा सा वेरी स्मॉल पार्ट कंज्यूम करेगा। तो उसको निकलने के लिए पर्याप्त एनर्जी मिले, इसके लिए कुछ समय लगना चाहिए, झट से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि एनर्जी तो फैल के आ रही है, वो छोटा सा आदमी है। आप समझ पा रहे हैं ना? एनर्जी आ रही है बिल्कुल डायनासोर जैसी, वो चींटी जैसा है, तो चींटी आदमी तो जरा ही सा कंज्यूम करेगी,
तो जरा सा कंज्यूम करके पेट थोड़ी बड़ा चीटी का, थोड़ा समय तो दो कि खाना खा ले उतना। तो वो भाई साहब तुरंत निकलना नहीं चाहिए, टाइम लगना चाहिए, और यहां टाइम लग नहीं रहा है, इसका मतलब वेव थ्योरी फेल। ठीक है, अब फोटोन वाले ने क्या बताया? आइंस्टाइन साहब ने बताया कि ये इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स है। तो दो पार्टिकल के बीच की ये टक्कर है। दो पार्टिकल के बीच की टक्कर होने का मतलब जैसे ही एक लड़ेगा दूसरे वाले को एनर्जी मिली, खट से वो निकलेगा। तो ये आप साहब दो पार्टिकल के बीच की टक्कर है। तो ये एक जबरदस्त तरीके से मैंने 10 मिनट देके एक्सप्लेन कर दिया, जैसे ये सवाल आए तो प्यार से आप कर पाए। देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल सिस्टम, इसका मतलब है टाइम लैग होने की कोई बात उठती नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। हाँ, अगला क्वेश्चन यहां पर फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द टू केसेस। अब जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है के मैक्स, वो होती है h nu माइनस फाई। इनका रेशियो ले लो, यानी ke1 ke2, बड़े आराम से लिख सकते हो आप। अब यहां पर देखिए बात आगे की कह देते हैं, ये रहा h nu1 माइनस फाई और h nu2 माइनस फाई। 1 माइनस 0.5 अपॉन 2 माइनस 0.5, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 1.5, यानी 1/3। ये आपका आंसर आ गया और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है। ये इस तरीके से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे हम लोग। आ गए, अब यहां पर कलर को मैं कर लेता हूं येलो। तो इफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ये गलत छपा था डी, आर इंसिडेंट ऑन द सर्फेसेस ऑफ मेटल्स ए एंड बी, जिनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है μ/2 और μ/3 respectively, the ratio of the maximum kinetic energy of electrons emitted from A to that from B। हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी हम डाल रहे हैं h nu, वो कहाँ कंज्यूम होगी? h nu नॉट में और काइनेटिक एनर्जी में जो मैक्स होती है। तो पहले वाले के लिए देखते हैं, उसके लिए एनर्जी हमने फॉल कराई h nu, और उसने क्या क्या कंज्यूम किया? h nu नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी μ/2, तो ये न्यू नॉट की जगह आ गया μ/2, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ A। और दूसरे के लिए चीज क्या रही? h nu आपने फॉल कराई, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड थी μ/3 प्लस KB। अब यहां से आप KB इन दोनों को चाहो तो इक्वेट कर दो, KB निकालना है, रेशियो पूछा है ना, रेशियो ही पूछा है। तो यहां से अगर आप बात देखें h nu और h nu दोनों बराबर है, तो Ka/KB कितना निकल आएगा? तो Ka h nu माइनस h nu/2, तो ये वैल्यू हो गई h nu/2, मेरे ख्याल से ठीक लिखा हुआ है। और यहाँ KB की बातचीत करें तो h nu में से 1/3 h nu घटा दो तो आ जाएगा 2/3 h nu। अब यहाँ पर हम Ka अपॉन KB ले लेते हैं। Ka हो गया h nu/2 और ये भाई साहब हो गए 2/3 h nu। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये रेशियो आपका आ गया, आंसर बी है इसका। तो ये देखिए, इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करें और नोट डाउन कर लें। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टू फोटो सेंसिटिव सरफेसेस A and B are λ1 λ2 respectively. What is the ratio of the work functions of the two surfaces? बड़ी आसान सी बात, जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन, उसकी वैल्यू होती है h nu बराबर hc अपॉन लैम्डा। तो फाई a अपॉन फाई b, ये मतलब फाई है वर्क फंक्शन, hc अपॉन लैम्डा a इंटू लैम्डा b अपॉन hc, यानी लैम्डा b
अपॉन लेमडा ए। लेमडा 1 लेमडा 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो गया लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। ये आपका बेटा आंसर हो गया, बहुत ही आसानी से नोट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, अगली बातचीत करते हैं हम लोग। बोलता है द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी with the frequency nu of the incident radiation for the two photosensitive metals P and Q। ये P है, ये Q है। Which metal has smaller threshold wavelength। ये देखिए वेवलेंथ की बात कर रहा है, अभी आपको समझाते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। आप जानते हैं कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, आपको सिखाया था अभी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ P, ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ Q। ग्राफ से क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ Q इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ P। फ्रीक्वेंसी और लेमडा में उल्टा रिश्ता होता है, V इज इक्वल टू या C इज इक्वल टू न्यू लेमडा लिख दें। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लेमडा कम है क्योंकि C है कांस्टेंट, या आप लिख सकते हैं 1 अपॉन लेमडा। तो इसका पलट आप लिख देंगे लेमडा OP इज ग्रेटर देन लेमडा OQ। ये इसकी कहानी हो गई। तो लेमडा Q इज स्मॉलर देन लेमडा P या लेमडा P इज ग्रेटर देन लेमडा OQ। दिस इज द आंसर। Which metal is smaller? तो स्मॉलर कौन सा? Q वाला। तो Q लेमडा OQ इज स्मॉलर। बड़े आसानी से इसको आपने गैस कर लिया, मतलब निकाल लिया, और आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में देखते हैं हमारे लिए क्या है। लिखा है गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए मेटल फ्रॉम विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस व्हेन irradiated by UV rays and visible light। तो ये देखिए, ये याद रखने वाला सवाल है, यही निपटा देते हैं। पहले वाले का आप लिख सकते हैं जिंक या कैडमियम। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, याद रखने का। बाकी दूसरे का लिथियम या सोडियम। ठीक, अब दूसरा ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसमें लिखा है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू बी यूज्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन। यानी हमको Ke मैक्स दे रखी है और वर्क फंक्शन फाई नॉट दे रखा है और hν पूछा है। सवाल बिल्कुल सीधा है, कोई इसमें टेंशन है नहीं। आप जानते हैं कि जो hν आप ड्रॉप करते हो वो दो जगह कंज्यूम होती है, एक तो Ke मैक्स वर्क फंक्शन खिलाने में और Ke मैक्स के लिए। ये कहानी यहां रहती है। तो जो आपने, और यहां पर निकालना हमको क्या है, द वर्क फंक्शन द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो हमें ये न्यू निकालनी है यहां पर। तो न्यू के लिए h से डिवाइड भी करेंगे, खैर अभी मैं hν लिखता हूं। और फाई नॉट की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.50। Ke मैक्स कितना है जूल में, तो उसको जूल अभी लिख देते हैं। दोनों को एक ही कन्वर्जन में लेना पड़ेगा, तभी ऐड कर पाएंगे हम लोग। ये रहा जूल। अब यहां मैं hν अगर लिखूं, और चाहे तो सबको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लीजिए, मतलब जूल ही में चेंज कर लीजिए। तो जूल में चेंज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए किसी में चेंज कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 4.50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल हो गया, और ये तो जूल में था ही। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 4.50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 6.06 इंटू 10 की पावर -19 और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो कि हो जाएगी 6.63 इंटू 10 की पावर -34। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो करीब करीब आएगा 2.002 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, और यही आपका आंसर है। इस तरह से बहुत ही आराम से आप इसको कर सकते हैं। पॉज करें और नोट कर लें बेटा। आपकी स्क्रीन पर ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल स्पीड्स, दोनों की स्पीड सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। de Broglie वेवलेंथ होती है h/mv, h/p/mv। जहां पर दोनों का v सेम है,
तो आप जान रहे हैं अगर v सेम हो जाएगा, ये लैम्डा 1 लिख दो, m सेम, इसको v1 कह दो, v1 तो सेम थी शायद, कहाँ गई, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है इक्वल स्पीड, v सेम है, मास अलग कर देते हैं। और लैम्डा 2 की बात की तो h अपॉन m2v। अब यहाँ लैम्डा, इसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिख दो, तो ये प्रोटॉन हो गया और ये प्रोटॉन, और ये सब इलेक्ट्रॉन थे शायद, ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिवाइड मारोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। आप इसको याद ही क्या रखें, 1836 होता है इलेक्ट्रॉन वाला, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, खत्म हो गई बात। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर जो बात कही गई है वो है व्हाट आर मैटर वेव्स, ये आप लिख दीजिएगा। जो डिब्रॉय वेव्स होती हैं वो मैटर वेव्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उसमें चार्ज का कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैटर वेव्स कौन सी वेव्स हैं? जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, मैं इसको लिख ही दूं क्या, तो डिब्रॉय के अनुसार अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय, आपको बताया था लिखते डिब्रॉगली हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं। वेव इज एसोसिएटेड with every moving particle, with every moving particle, and these are called matter waves। और इनकी वेवलेंथ भी उन्होंने बताई थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और इसको आप h अपॉन एम भी दूर से लिखें तो तीनों चीज आ जाएगी। यहां से लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p विच इज इक्वल टू h अपॉन m v, या h अपॉन मोमेंटम के टर्म में 2m q इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वेलोसिटी है, ये आपका स्टॉपिंग, वी लिखा है इसलिए लिख रहा हूं कि आप कंफ्यूज कर सकते हैं, मुझे मालूम है, इसलिए कंफ्यूजन आपको ना हो। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कहाँ उंगली चल गई मेरी, और ये वेलोसिटी है। ये डिब्रॉय वेव्स की पूरी कहानी मैंने आपको समझा मारी। ठीक है साहब, आगे क्या बोल रहे हैं ये, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। बड़े आराम से निकलेगा। तो अब यहां पर देखिए क्या है, हम लैम्डा पी लिख देते हैं प्रोटॉन के लिए लैम्डा, तो h अपॉन अंडर रूट 2 MP और चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू वी लिख देते हैं, और लैम्डा अल्फा लिख देते हैं h अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा मास ऑफ अल्फा इंटू क्यू वी। ये 4 कहां से आया? क्योंकि यहां पर जो चार्ज की वैल्यू रहती है वो प्रोटॉन से दुगनी होती है, मास 4 गुना होता है। आपको मालूम होगा ना कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज दुगना चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो इसके लिए 2, इसका क्यूब में 2 आ गया तो 4 हो गया। अब लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, ये वैल्यू हो गई 4 मास ऑफ अल्फा 2 मास ऑफ प्रोटॉन की पावर हाफ। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 2√2। आप समझ रहे होंगे, यहां एक वैल्यू स्टेप बढ़ा देना चाहिए मुझे। मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 ऑफ MP, तो यहां पर आप लिखेंगे 4, ये इससे 4 गुना भारी है 4, और अपॉन 2, तो ये आ गया 8 का अंडर रूट, मतलब 2√2, ये आंसर रहा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे सुंदर तरीके से काम को किया जा सके। तो आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल को मैं आपको करा के दिखाता हूं। आपके सामने लिखा है कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ दिस वन। बहुत ही आसान है। देखिए यहां अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करने गए तो एनर्जी के लिखेंगे hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा थोड़ा अजीब सा बना दिया है,
तो वैल्यू रख दीजिए। देखिए अब ये जो HC की वैल्यू है, जल्दी कैलकुलेशन के लिए आप नैनोमीटर के टर्म्स में याद कर लीजिए आप, वरना अलग अलग आपको सब कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये 1238 या 1240, कई लोग 1238 लिखते हैं, कई लोग 1240 लेते हैं, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी फिगर लेनी हो, वरना H और C की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इट विल टेक योर टाइम। तो 1238 या 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिए। तो मैं HC की वैल्यू लिख रहा हूं 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये लैम्डा नैनोमीटर में लिखूंगा तब बैठ जाएगा 331.5 नैनोमीटर। अब देखिए केवल इसका डिवीजन करना पड़ा, आ जाएगा 3 पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप चाहें तो H और C की अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू जूल वाली भी रख सकते हैं, लेकिन वो आपके कैलकुलेशन को बढ़ाएगी। तो हमारे पास एक सिस्टम अगर है तो हम कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं, तो इस वैल्यू को याद कर लीजिए। HC की वैल्यू 1240 या 1238 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात रही मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या रहा, E/C, इसको भी मोमेंटम लिखते हो आप, E/C इज द मोमेंटम। अब वैल्यू इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो 3.74 को जूल में ले आते हैं, तो आ गई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये रहा 3 इंटू 10 की पावर 8। कैलकुलेट किया तो 2 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आंसर आ गया। इसका बी पार्ट अभी रह गया है, तो बी पार्ट को भी करे बिना छोड़ेंगे थोड़ी। हाउ फास्ट शुड ए हाइड्रोजन एटम ट्रेवल, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। हाइड्रोजन एटम कितनी तेज चले इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन पार्ट ए, वो फोटोन के बराबर मोमेंटम ले पाए। तो उसमें कौन सी है, v इज टू होता है P/m, P इज टू mv, तो ये मोमेंटम है 10 की पावर -27, ये वाला मोमेंटम। और कितना मास है इसका, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -27, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.24 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आंसर आ गया बहुत आराम से, कुछ है थोड़ी। हटता हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए गिवन सरफेस ऑफ मेटल कैन टेक प्लेस व्हेन द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज लेस देन, ध्यान रखिएगा, कम हो, दी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये वैल्यू कम हो, जो एनर्जी है फोटोन की उससे कम हो, तो इजेक्शन हो पाए। द फिजिकल क्वांटिटी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस, तो आंसर यही है, वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस। आपका जो जो एनर्जी की बात कर रहा है, तो जो वर्क फंक्शन है वो इंसिडेंट एनर्जी से कम होगा, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और बाकी तो आपको समझ में आ ही गया है, तो आंसर इज बी। इसको भी आप नोट कर लें, और इसके साथ ही चैप्टर खल्लास, तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो उम्मीद है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको लगता है कि अरविंद सर का हार्डवर्क आपके लिए सुटेबल है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर फिजिक्स का क्लियर कॉन्सेप्ट, डिटेल कॉन्सेप्ट, सुपर इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप बढ़िया मार्क्स ला सकें, अपने कैरियर को बना सकें। और अगर आपको वीडियो ये वाकई हेल्पफुल लगा है, तो एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट अगर आप लिखेंगे तो मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया और हेल्पफुल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, एक पॉजिटिव कमेंट आपका। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, बाय।